बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कराची शहर की, रोशनियों के शहर की, कि जिस शहर में अब एक बार फिर स्ट्रीट क्राइम ने जोर पकड़ा हुआ है। कराची जहां हुकूमत है, हुकूमत सिंध की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। कराची का मेयर जो बेइख्तियार हो चुका है और मेयर के तमाम इख्तियारात सिंध हुकूमत ने अपने पास रख लिए हैं। सिंध हुकूमत की मिट्टी में तमाम तर इख्तियारात हैं मां सिवाय क्राइम को रोकने के। क्राइम जो कराची शहर जो तिजारत की अमाजगाह है, वो अब क्राइम की अमाजगाह एक बार फिर बनता जा रहा है। पुलिस कंट्रोल करने में नाकाम नजर आती है, रेंजर्स वहां नजर नहीं आती, और जो सूबाई सिंध के वजीर आला हैं मुराद अली शाह साहब, वो सिर्फ एपेक्स कमेटी में गुज़िश्ता 6 सालों से सिर्फ तारीख पर तारीख और 26 इजलासों में सिर्फ तारीख ही दे रहे हैं। एपेक्स कमेटी के इजलास में सिक्योरिटी के हवाले से बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन रस्मी तौर पर सिर्फ गुफ्तगू ही की जाती है। क्या हो रहा है कराची शहर में? हर सड़क, हर गली, हर मोहल्ला, हर थाने की हुदूद में वारदातें होती जा रही हैं। गुज़िश्ता साल 2021 में तकरीबन 75,000 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें बाइक्स लूटी गई, जिसमें वारदात की गई, मोबाइल छीने गए, और अब हर गली, हर मोहल्ले में भी हमें खुलेआम असला नजर आता है। आखिर क्या वजह है कि एक तरफ कराची मेयर के जो इख्तियारात थे उसे वापस लिया गया, तमाम चीज़ें अपने रिकॉर्ड में रखी गई, अपने कंट्रोल में रखी गई, लेकिन सिक्योरिटी को कंट्रोल नहीं रखा जा सका। किस तरह कंट्रोल होगा, कैसे तमाम तर मामलात होंगे, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ इस टेलीफोन में मौजूद हैं एडिशनल आईजी सिंध इमरान याकूब मिनाज साहब। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। फरमाइएगा, क्या हो रहा है कराची के अंदर जो इतनी वारदातें बढ़ती जा रही हैं? 75,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, लोगों में खौफ में नजर नहीं आता है। ये तमाम तर मामलात कब और कैसे कंट्रोल होंगे? क्या कर रही है पुलिस और किस तरह चीजें बेहतर होंगी? आपने जो ये पूरा एक पस मंजर बयान किया है, और मैं समझता हूँ कि इसकी मजीद तफसील में जाने की गुंजाइश ही नहीं है। कंसर्न हम सब का मौजूद है। आपने बहुत सारे पुराने इशूज की तरफ इशारा भी किया है। अब सवाल ये आ रहा है कि हम इस चैलेंज को एड्रेस कैसे करें और इस क्राइम की इस वेव को कैसे तोड़ें। आपने अपनी गुफ्तगू में इस चीज का बिल्कुल सही जिक्र किया है कि सर्वेलेंस सिस्टम के ऊपर बहुत सालों से डिबेट हो रही थी। फाइनली उसका जो रफ कॉस्ट एस्टिमेट्स और जो कॉन्सेप्ट पेपर है वो सबमिट हो गया है। अब कंसर्न अथॉरिटीज जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान इस इशू को डिसाइड करना है कि इसकी फंड एलोकेशन कैसे होगी और ये प्रोजेक्ट लगेगा कैसे। मैं अक्सर औकात ये कह चुका हुआ हूँ कि जो काम हमें 20-25 साल पहले करने चाहिए थे वो हमने नहीं किए, लेकिन फिर भी हमें आज इस काम का स्टार्ट ले लेना चाहिए, क्योंकि आज हम स्टार्ट लेंगे तो ये 10,000 कैमरास इंस्टॉल होने में 2 से 3 साल लगेंगे। फिर उसके बाद उसकी चलिए, कैमरास की बात तो अपनी जगह पर है सर, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रीट क्राइम की मैंने बात की, जो तवज्जो मरकूज करवाई है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट तो हमें कराची में तो नजर ही नहीं आ रहा। कराची इतना बड़ा शहर, तिजारती हब अगर इसे कहें तो गलत नहीं होगा, जो मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, और ऐसे में सेफ सिटी प्रोजेक्ट कराची में नजर नहीं आ रहा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अब मास ट्रांजिट के तहत हम देख रहे हैं कि अब उसका इफ्तिताह हुआ है, जो ग्रीन बस चलना भी शुरू हुई है। लाहौर को आप देखें, इस्लामाबाद को आप देखें, पेशावर को आप देखें कि वहाँ पे सेफ्टी प्रोजेक्ट्स लगा दिए गए हैं, कैमरे के जरिए मॉनिटरिंग हो रही है। गोया कि कराची में भी CPLC के थ्रू हमने देखा बहुत से मामला कंट्रोल भी किए गए, लेकिन जो रिकवरीज लोगों की होनी चाहिए थी वो हमें नज़र नहीं आ रही। इस पर थोड़ी सी तवज्जो मरकूज कराइएगा कि आखिर ये सारे मामला कब हल होंगे, पुलिस क्या कर रही है, थानों की हुदूद में सारे काम हो रहे हैं, बच्चे को पता है कि किस गली, किस मोहल्ले में कहाँ पे ये सारी वारदातें हो रही हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि क्राइम स्पॉट्स होते हैं और वो हर थाने की जुरिसडिक्शन में आइडेंटिफाई होते हैं। ठीक है, वो 25-30 नहीं है जो आप कह रहे हैं, शायद इससे काफी ज्यादा है। जब हम उसके ऊपर फोकस करते हैं तो वो क्राइम स्पॉट्स शिफ्ट हो जाते हैं। आपने जितना डाटा दिया है बहुत सही डाटा है और इसकी ऑथेंटिसिटी को तो हम भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आप अगर इसके साथ हमारा डिटेक्शन रेट का भी डाटा दे देते और जो हमने एप्रीहेंशंस की हैं, जो अरेस्ट की हैं, जो सेंड टू कोर्ट किए हैं, जो रिकवरियां की हैं, और रिकवरीज के बाद जो गाड़ियां और मोबाइल फोन हमने लोगों को वापस भी किए हैं, अगर वो भी थोड़ी सी तस्वीर हो जाती। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि लोगों की रिकवरीज आपने करवाई हैं, सेंड टू कोर्ट किया है, लोगों को गिरफ्तार भी किया। सर, सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है, अगर ये सब कुछ हो रहा है तो वारदातें फिर कंट्रोल क्यों नहीं हो रही हैं?
पुलिस का एक खौफ होना चाहिए है मुजरिमों के दिलों में, उन्हें कांपना चाहिए पुलिस की परफॉर्मेंस देखते हुए। अगर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं तो पुलिस का वो खौफ हमें मुजरिमों में नज़र क्यों नहीं आ रहा? जिस तरह आपने कहा कि इसका जिक्र होना चाहिए, ठीक है, बड़ी अच्छी आपने बात की कि रिकवरीज करवाई हैं, सिक्योरिटी के मामला भी कर रहे हैं, लोगों के पैसे भी वापस करवाएं, लोग जो मुजरिम हैं इन्हें कोर्ट तक भी लेके गए। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद क्राइम रेशियो बढ़ रहा है। 75,000 केसेस का रजिस्टर्ड होना सर, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा सवाल है इंतज़ामिया के लिए भी, पुलिस इंतज़ामिया के लिए बिल्कुल, अगर मैं बात करूं, क्योंकि आप इन तमाम चीज़ों का कंट्रोल देख रहे हैं। ये तमाम तर चीज़ें होने के बाद अगर चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो फिर मामलात हल कैसे होंगे? आपने बिल्कुल बजा फरमाया और सही मसले की तरफ आपने निशानदेही की है कि डेटरेंस नहीं है, वो मैं भी मानता हूँ। उसकी रीजन लेकिन ये है कि हमारे यहाँ तफ्तीश की क्वालिटी भी वैसी नहीं है और हमारे यहाँ एविडेंसेस भी वैसी नहीं है। ठीक है, अवामुन नास एविडेंसेस देने से घबराते हैं, इनके इक्विटल्स कोर्ट्स में हो जाते हैं और जिसकी वजह से ये बार बार वापस बाहर आ जाते हैं। अब अगर डेटरेंस की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि ये एक और सवाल उठता है कि हमने ओवरऑल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, हमारी कन्विक्शन, प्रोसिक्यूशन, विटनेस प्रोटेक्शन, इन तमाम जो हमारे ये सेक्शंस हैं इनको देखने की और ओवरऑल करने की जरूरत है। कहीं पे लेजिस्लेशन के जरिए करने की जरूरत है और कहीं पे इंटरनल सिस्टम्स को। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपकी कीमती वक्त आपने हमें वक्त दिया। इमरान साहब ने जैसे वाज़ेह तौर पर जो शहर में सिक्योरिटी के मामलात हैं इस पर खुलकर बात की और आपने वाज़ेह तौर पर कहा कि शहर को सेफ सिटी प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, कैमरास लगाने पड़ेंगे, और आज अगर ये मनसूबा शुरू किया जाता है कि 2 से 3 साल के अरसे में तकरीबन 10,000 से ज़ायद कैमरे फिर लगा सकेंगे। इतना बड़ा शहर जो अब एक्सपेंड होता जा रहा है, उसमें क्राइम रेशो भी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। आखिर हक़ाइक़ क्या है? एविडेंस ना होने की वजह से मुल्ज़िमान छूट जाते हैं, तो लेकिन उन्हें तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन पे मौजूद है कराची से ब्यूरो चीफ A1 TV ज़ुहैब ज़रदारी साहब। ज़रदारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया साहब। जी ज़ुहैब साहब, फरमाइएगा क्या हो रहा है कराची में? इतना स्ट्रीट क्राइम बढ़ता जा रहा है, 2021 में 75,000 केसेस रजिस्टर्ड हो गए। क्या कर रही है सिंध हुकूमत? क्या सिर्फ जो मेयर के इख्तियारात हैं वो मुट्ठी में बंद कर लेने से तमाम मामला बेहतर हो जाएंगे? कंट्रोल कौन करेगा क्राइम रेशो को? देखें साकिब साहब, पहले तो ये चीज़ समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वजह क्या है कि कराची में क्राइम जो है वो कभी भी 0% पर आया नहीं है। तो कराची के अंदर जो जराइम की जो सबसे बड़ी वजह ज़ाहिर है, कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और करोड़ों की आबादी का ये शहर है, तो ज़ाहिर है जितनी बड़ी आबादी होगी उतना बड़ा क्राइम तो होगा। और दूसरा ये कि आप इतनी सोच लें कि अगर पूरे कराची की इतनी आबादी है और बाकी सिंध के एरियाज़ को आप देखें तो क्राइम तो वहाँ पर भी ज़्यादा होता है, लेकिन क्योंकि वहाँ आप इलाके अलग अलग काउंट करते हैं, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाब शाह, लाड़काना, सखर, तो वो आपको ऐसे लगता है कि वहाँ क्राइम कम है। कराची क्योंकि पूरा इतना बहुत बड़ा शहर है तो जहाँ भी क्राइम होता है वो कराची का ही काउंट होता है, तो जिसकी वजह से ज़ाहिर है हमें बहुत ज़्यादा वो क्राइम महसूस होता है और वो क्राइम ऐसा मौजूद भी है। काफ़ी अरसे तक तो कराची की सूरत हाल काफ़ी बेहतर थी, लेकिन अब पिछले कोई 2-2.5 सालों से जब हम देख रहे हैं तो तेज़ी से फिर इजाफा हुआ है। अब स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बहुत तेज़ हो गई हैं। कुछ दिन पहले भी एक नौजवान को उसके घर के सामने, जिसकी 2-4 रोज़ कबल शादी हुई थी, उसको कत्ल कर दिया गया डकैती पर। तो इसके बहुत सारे तो वजूहत यही हैं जिस तरह अभी आप जिक्र कर रहे हैं। तो एक तो ज़ाहिर है कि पुलिस अफसर भी शामिल था, उसने खुदकुशी भी कर ली थी। फिर ये तो पुलिस भी शामिल इसमें हो जाती है, कुछ अफसरान जो इसमें हमें नज़र आते हैं, जो करप्ट अफसरान होते हैं, वो बड़ी तादाद है जाकिब साहब। कराची के अंदर करप्ट पुलिस अफसरान जो इन जराइम पे में मुलविस हैं या इन जराइम पेशा अफराद की मदद करते हैं, उनकी बैकिंग करते हैं, ये भी बहुत सारे हैं कराची के अंदर। पहले तो ये चीज़ें जब तक पुलिस के अंदर काली भेड़ों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं होता, उसके बाद जाकर आप ये कुछ चीज़ें कर पाएंगे। कराची के अंदर अब ये कि अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से हुई है। कराची में मुल्क के क्या दुनिया के पता नहीं कहाँ के लोग आकर यहाँ रह रहे हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, किस जगह से कोई कहाँ से दाखिल हो रहा है, ना रोडों पर चेक है, ना रेलवे स्टेशन पर कोई चेक है, किसी से भी नहीं पूछा जाता कि आप कौन हैं, यहाँ पर NIC तो दिखाएं, कम से कम आप एंट्रेंस और एग्ज़िट के जो रूट्स हैं उन पर अगर आपकी चेकिंग सख्त हो तो भी पता आप कुछ ना कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कराची के इस वक्त भी
चाहे कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल हो चुका और काफ़ी उसके नतायज भी मिले हैं, लेकिन अभी भी कराची के कुछ ऐसे इलाके जहाँ पुलिस नहीं जा सकती, आज भी वो पुलिस के लिए नो गो एरियाज़ बने हुए हैं कि ये कि सिर्फ आपने लियारी में आपने ऑपरेशन करके मामला ठीक कर दिया तो उसका मतलब ये नहीं कि आपने पूरे कराची को ठीक कर दिया। बहरहाल कराची के हवाले से पुलिस की परफॉर्मेंस जो है वो इंतहाई मायूस कुन है, क्योंकि पूरी पुलिस जो है कराची की वो पॉलिटिकल ही है। उनकी जब भी भर्तियाँ हुई हैं पुलिस की वो पॉलिटिकल बेस पर होती हैं, और फिर यहाँ थाने जो हैं वो सियासी बुनियादों पर मिलते हैं, यहाँ पर एसएसपी जो है वो सियासी सिफारिश की बुनियाद पर लगता है, या फिर यहाँ पर अफसरान के अंदर करप्शन के मामलात होते हैं। तो इसके बहुत सारे वजूहात हैं, मेरे ख्याल में कोई दो चार नहीं है, और भुगतना आवाम को पड़ रहा है। और दूसरी जो सबसे बड़ी जो अहम वजह है वो मेरी नज़र में ये है कि अभी आप देखेंगे जब से माशाल्लाह इमरान खान की हुकूमत आई है तो महंगाई आसमान को पहुँच चुकी है, और माशी हालात बहुत ख़राब हो चुके लोगों के। तो गुर्बत की वजह से भी क्राइम बढ़ना शुरू हो गया है, और लोग जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है वो ये समझते हैं कि हम ये डकैती करके कोई पैसा कमा ले। और एक और चीज़ जो बड़ी हैरत को अभी कुछ अर्सा पहले रिपोर्ट हुई है कि यहाँ पर जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं लोग, जो मुख्तलिफ मज़दूर तबका लोग हैं, तो उनकी वो दिहाड़ियाँ हैं या उनकी माहाना तनख्वाह इतनी नहीं है, तो वो दिन को या रात को अपने फैक्ट्री में काम करते हैं और फिर बाकी टाइम रात को जाकर वो डकैतियाँ भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी सामने। ये तो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल आप कराची के इस वक्त बता रहे हैं, क्योंकि मैं खुद कराची रहा हूँ और कराची से ही मेरा ताल्लुक़ है। तो सूरत हाल जितनी संगीन आप बता रहे हैं, ये तो हालात, पहले तो ये सारे इल्ज़ामात सिर्फ कराची की एक जमात MQM तक महदूद थे कि जी MQM करती थी, उसके बाद फिर वो ANP के आ गया, फिर वो बलोच पश्तून की तरफ ये मामलात बढ़ना शुरू हो गए। लेकिन जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, यानी लग ये रहा है कि लोग गुर्बत बेरोज़गारी से तंग आके अब ये जमात से निकल के बाद, ये ग्रोह से निकल कर बाद, यानी अब एक आम आदमी भी इस वारदात में शामिल हो गए। ज़ाहिर है अब आप देखें ना कि जिस तरह के हमारे पास जितनी महंगाई हुई और फिर बीच में 2 साल जो ये कोरोना के लॉकडाउन के ये रहे हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा मुफलिसी का शिकार हो गए और उनकी तनख्वाहें बहुत कम हैं। आप देखें आपका डॉलर बढ़ जाता है तो अब आपका 1 लाख रुपया जो है वो अब उसकी वैल्यू क्या जाकर रुकी है। तो जो दिहाड़ीदार मजदूर है जिसको 500-700 रुपये दिहाड़ी मिलती है, वो उसके 10-15 हज़ार 20 हज़ार महीने में उसका गुजारा कैसे होगा। तो वो भी ये एक वजह है, ये नहीं कि सारी वजूहत यही। एक वजह ये भी है कि गुर्बत है और लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, बेरोज़गारी है, तो नौजवान ये क्राइम कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ और बहुत सारी वजूहत हैं इसमें ये नहीं कि पॉलिटिकल लोगों की बैकिंग नहीं है। मैं अगर जिस इलाके में रहता हूं, अगर मेरा कोई बंदा मेरे इलाके में डकैती करते हुए पकड़ा जाता है तो मैं पुलिस को फ़ोन करता हूं कि यार ये तो मेरे पड़ोस का है, इसको छोड़ दो। तो ये तो है कि पॉलिटिकली बैकिंग कहीं ना कहीं उन क्रिमिनल्स को तो है ही है। तो ये है कि सिर्फ ये सबब नहीं है कि सिर्फ गुर्बत की वजह से, लेकिन मैंने कहा कि एक ये वजह है कि गुर्बत और बेरोजगार की वजह से। आपसे करना चाहूँगा ज़दाई साहब, ये वज़ीर-ए-आला सिंध क्या कर रहे हैं, सिंध हुकूमत क्या कर रही है? एपेक्स कमेटी का 26वां इजलास हुआ है। 6 सालों की कारकर्दगी अगर इस एपेक्स कमेटी के इजलास की देखी जाए तो महज सिर्फ पार्टियां, चाय, बिस्किट ही वहाँ पर चलता रहा। यकीनी तौर पर सिक्योरिटी के हवाले से एपेक्स कमेटी में कोई बड़ा फैसला हमें नज़र नहीं आया। मतलब हम मुल्क भर के अगर बड़े शहरों को देख रहे हैं तो वहाँ पे सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स बनाए गए, कैमराज इंस्टॉल किए गए। कराची की सूरत हाल क्या है? एपेक्स कमेटी क्या कर रही है? मेयर तो वैसे ही फारिग है, बेख्तियार है। नहीं देखिए, ये अमन ओमान तो वैसे भी मेयर का मैंडेट भी नहीं रहा है, लेकिन ये कि यहाँ पर सूरत हाल की काफ़ी अर्सा हुआ है कि एपेक्स कमेटी की अब तो मीटिंग भी नहीं होती। और कोई एक ज़माना था हम देखते थे कि हर 15वें दिन महीने में एपेक्स कमेटी की एक मीटिंग इजलास हो जाता था। अब तो काफ़ी अर्सा हुआ है वो नहीं हुई है। हाँ, जब IG अगर सिंध हुकूमत के वज़ीर आला के टकराव में आ जाता है तो फिर सिंध हुकूमत को ये सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। अदरवाइज़ तो नहीं, ये IG साहब उनके साथ सेट हैं, पिछले IG सेट नहीं थे तो फिर ये सारे मामलात होते थे। फिर तो इन्होंने रातों रात वो सिंध पब्लिक सेफ्टी कमीशन बना दिया था IG को काउंटर करने के लिए। तो ये जब इनके अपने मतलब की चीज़ें होती हैं तो फिर सिंध हुकूमत को ये लोग याद आ जाते हैं, अमन ओमान की सूरत याद आ जाती है। फ़िलहाल तो ये IG साहब और वज़ीर आला साहब एक पेज पर हैं, आपस में मिले हुए हैं, तो सब चीज़ें, तो इसलिए ना वो उसके खिलाफ कोई चार्जशीट कर रहा है ना वो कोई उनके खिलाफ कर रहा है। तो मेरे ख्याल में कराची, और बड़ी बात यह है कि इस वक्त आपके पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा अगर कोई मईशत में रीढ़ की हड्डी है तो वो कराची की है। लेकिन अगर कराची के आप हालात ख़राब करते जाएंगे तो फिर तो ये आप पहले ही हमारी मुआशी हालत बहुत ख़राब है। और फिर आप जाकर मज़ीद की बात बताऊँ, पुलिस, इमरान याकूब साहब आपको बता रहे थे अभी, एडिशनल साहब, उसको आप ये बताएं कि पुलिस तो आपके आधे से ज़्यादा पुलिस तो वो जराइम में मुलविस है। आपसे आधी से ज़्यादा पुलिस के SSP SHOs यहाँ कब्ज़ा माफिया को सपोर्ट करते हैं, या मंशात अपने आप खुद पुलिस बैठकर सप्लाई करवा रही है कराची के अंदर। तो फिर जब पुलिस 90% खुद क्राइम कराएगी तो फिर मुझे बताएं कि कौन आकर उस क्राइम को रोकेगा।
चलें, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ कराची A1 TV ज़ुहैब ज़रदारी हमारे साथ कराची से मौजूद थे और तफसीली तौर पर कराची की जो सूरत हाल है अमन व अमान के हवाले से उससे हमें आगाह कर रहे थे। और जैसे ज़रदारी साहब ने कहा कि हालात संगीन होते जा रहे हैं और सारी जिम्मेदारी ये ज़ाहिर सिंध हुकूमत पर जाती है कि सिंध हुकूमत जो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही है। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। एपेक्स कमेटी के हवाले से ज़रदारी साहब ने यही कहा कि हुकूमत की तवज्जो उस तरफ नजर नहीं आ रही जिस तरह की ज़रूरत है। एडिशनल IG सिंध हमने जब बात की इमरान याकूब मनाज साहब से तो उन्होंने भी यही कहा कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तरफ जाना होगा, तवज्जो देनी होगी। इस हवाले से हुकूमत सिंध से बातचीत भी जारी है। अब देखना यह है कि कब जो कराची की आवाम है इन्हें रिलीफ मिलेगा, कब उन्हें तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, उनकी जानो मान को, उनकी जो माल है इसे तहफ़्फ़ुज़ कब और कैसे फराहम किया जाएगा, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है वो किस हद तक ठीक है। और जो अपोजिशन जमातें हैं जो मार्च में मार्च करने के दावे कर रही है, फरवरी में मार्च करने के दावे कर रही है, क्या वो हुकूमत को घर भेजने में कामयाब होंगे या नहीं, इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कराची की सूरत हाल के हवाले से कि जिस तरह कराची में अमन व अमान की सूरत हाल रोज बरोज बिगड़ती जा रही है, स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो रहा है। वफाकी हुकूमत अपने काम कर रही है और सिंध हुकूमत तेजी से हमें सिंध में बिलखुसूस कराची में जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसे कंट्रोल करते में नाकाम नजर आती जा रही है। सिंध एपेक्स कमेटी जो कि 6 साल में 26 दफा हुई लेकिन उसमें महज सिर्फ तारीखें ही देती रही। इस हवाले से हमने ज़ुहैब ज़रदारी से भी बात की और हमने एडिशनल IG साहब से भी बात की थी और उनका मौक़िफ़ भी आपने सुना। प्रोग्राम के हिस्से से हम बात करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा सर्द हुआ है और फरवरी में हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने मार्च का ऐलान कर दिया है, हुकूमत को घर भेजने के दावे कर दिए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दावे कर दी है, PDM ने भी दावे कर दिए हैं मार्च में मार्च करने के लिए। इन सब में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा गहमा गहमी पाई जा रही है। कहीं इजलास हो रहे हैं, कहीं इनसे निमटने के लिए हिकमत अमली तैयार की जा रही है और कहीं नून को PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनता हुआ नजर आ रहा है तो PTI को नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बनता नजर आ रहा है। इन सब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है, जो पार्टी तर्जुमान है वो क्या सोच रहे हैं, पार्टी के जो रहनुमा है वो क्या सोच रहे हैं, इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरीना साथी और सीनियर रहनुमा इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। Thank you very much, sir. Thank you. सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी। दूसरी बात यह है कि ये मुखालफ जो पार्टियां हैं अभी बेचारी कुछ कर तो सकी नहीं, अब दिन में इनको ख्वाब नजर आ रहे हैं और कभी ये मार्च की बात कर रहे हैं, कोई फरवरी में मार्च बना रहा है और कोई मार्च में डबल मार्च करने की बात कर रहा है। तो बहरहाल ख्वाब है, देखें इसमें। तो बाकी सियासत में तो ये गंद चलता रहता है ना, ये इन्हीं लोगों ने चांगा मांगा इब्तदा की थी। तो हम कब कहते हैं कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सारे ही पाक और पवित्र हैं। हो सकता है किसी का राब्ता हो सकता है किसी को भाई वो पुराने गुलछरे जो मजे उड़ाया करते थे उनको ना मिलते हो तो वो राब्ते करता रहो, तो कर ले राब्ते, कोई मसला नहीं। हम इक़्तिदार में हैं अल्लाह के फज़्ल करम से और 2023 में भी इलेक्शन हम जीत देंगे। चलें, अगर इनके साथ कोई राब्ते करने वाले में तो हमारे साथ भी बहुत सारे लोग राब्ता कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं, यही तो लोग जानना चाह रहे हैं, वो कौन से लोग हैं जो आप लोगों से भी राब्ता कर रहे हैं? अब सारी चीजें एक ही सवाल के ऊपर तो नहीं हम जवाब दे देंगे। कोई खास तौर पे हमारे कोई दावत शावत करेंगे, खाने शाने खिलाएं हमें, फिर हम आपको एक बंदे का नाम बताएंगे, फिर अगली बार बुलाएंगे तो दूसरे का बता देंगे। हम भी तो भाई, हमारा भी दिल करता है। बुनियादी तौर पे तो हम स्पोक्स पर्सन भी है, साफी तो है ही है ना। ठीक है चौधरी साहब, खाने की दावत भी आपको देते हैं और कोशिश करेंगे आपसे कोई खबर भी ले लेंगे कौन से लोग ऐसे हैं जो आपकी तरफ राब्ते में हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। ये फरमाइएगा, फरवरी में बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐलान कर दिया है पीपल्स पार्टी ने कि जी वो लॉन्ग मार्च करेंगे और मार्च में PDM मार्च कर रही है, तो इस मार्च से निमटने के लिए क्या हिकमत अमले अपनाई जा रही है और यह लगता है कि हुकूमत यकीनी तौर पर ये जो इस तरह के धरने हैं ये ले जाएगी हुकूमत को? देखिए जी, पहली बात तो हम सिंध में से उसी दिन जिस दिन ये 27 फरवरी की बात कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ, हम घोटकी से कराची की तरफ मार्च कर रहे हैं। और अली ज़ैदी साहब ने जो हमारे सिंध के PTI के इंचार्ज भी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया उनके साथ
अरबाब गुलाम रहीम है, क्या नाम है उनका, शेरजमान है, और हमारे जो पार्टी की एडवाइजरी बोर्ड है, वो सारे लोग जो लीडरशिप है, हलीम अदल शेख समेत, ये घोटकी से मूव करेंगे कराची की तरफ। अच्छा, दूसरी ठीक बात है। मैं एक इनको बता दूं कि मुझे सच्ची बात है शाकिब, इस चीज की फिक्र रहती है कि पहले भी इन्होंने ट्रेन मार्च किया था और वो भारी पड़ा था। वो हमारे जो क्या नाम है, रहीम मेमन, जो शहीद कर दिए गए थे। तो ये इस तरह का जो मार्च करते हैं लोग, तो उनके साथ निकलते नहीं है, लेकिन अगर कोई असली कोई सच्ची कवरेज करे तो उसको ये मार देते हैं जनाब। जिस तरह मेहराबपुर में उस बेचारे सहाफी को मार दिया गया और उनके गले में जो रस्सियों के निशान थे और तशद्दुद के निशान थे। तो ये इस किस्म का ये काम करते हैं। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, हम अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे, घोटकी से निकलेंगे इंशाल्लाह और कराची की तरफ बढ़ेंगे। देखें, ये बात करते हैं मुराद अली शाह साहब अपनी ताकत लेने की। 18वीं तरमीम में इन्होंने सूबों ने ताकत तो ले ली और जरदारी साहब की हुकूमत में ये सूबों को बहुत बड़ी पावर दे दी गई, लेकिन इनका अपना जो तर्ज अमल है वो देख लें, इन्होंने कराची को क्या दिया। कराची बल्दिया की जो पावर है सारी वो सलब कर ली। तो ये नाकाम होंगे, पहले भी नाकाम हुए थे, अब भी नाकाम होंगे, कल भी नाकाम होंगे। बस इन्होंने जरा रह गया है ना साल 1.5 साल, तो अब इस तरह कोशिश करते हैं कि भाई कोई हल्ला गुल्ला मचे, लेकिन लोग इनको जान चुके हैं। इनके पास तो जनाब कुत्ते के काटने की एक वैक्सीन नहीं है। थर में लोग भूख मांग रहे हैं, हम भूख से मर रहे हैं, इंटीरियर सिंध की हालत बहुत पतली है। तो बस इस तरह ये करके कुछ अपने दिहाड़ी गुजारने की कोशिश करेंगे साल 1.5 साल, और बाद में शिकस्त इनको जो ऐसी होगी, इबरतनाक शिकस्त होगी जिस तरह पहले हुई। चलिए ठीक है, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि चॉइस ऑफ किसको शिकस्त होती है और कौन फातह करार दिया जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये हो रहा है कि हम देखते हैं हर एक साल के बाद 6 महीने के बाद एक बड़ा एहतजाज का ऐलान किया जाता है, एक प्रोटेस्ट बनाया जाता है, एक प्लान किया जाता है, धरने जलसों की सियासत होती है। गोया कि सियासत का आगाज़ धरनों की इमरान खान साहब ने किया था, लेकिन हुकूमत वो भी नहीं गिरा सके थे। मौजूदा अपोजिशन इस वक्त बार बार हुकूमत गिराने की बात करती है। मरीम नवाज साहब भी बड़े दावे कर रही हैं कि हुकूमत के लिए चंद दिन बहुत इंतहाई अहम हमें नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानिब सदारती निज़ाम की आवाज़ें बड़ी ज़ोरों शोर से आ रही है कि इस साल बड़ी तब्दीलियाँ मुमकिन हो सकती हैं और सदारती निज़ाम की तरफ बातें की जा रही हैं। तो इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, हम भी सुन ही रहे हैं आप ही की तरफ, और मीडिया पे बहुत शोर है सदारती निज़ाम का। वेयर एज हम तो पार्लिमानी निज़ाम के तहत हम आए हैं। अब पता नहीं कौन सी और कहाँ से ये खबर चल रही है। आ भी जाए सदारती निज़ाम, तो सदर तो इमरान खान ही बनना है, और अल्लाह के फजल करम से पूरे पाकिस्तान में आप रेफरेंडम करा के देख लें, लोग इमरान खान के साथ हैं। और बाकी ये मरियम बीबी जो बात कर रही हैं, चले करते रहे बात। इनके साथ भी जो हशर हुआ है, ये एक सूबे की पार्टी है, बल्कि सूबे की भी नहीं रही, ये जीटी रोड की पार्टी है, और जीटी रोड में भी। ठीक है, तो मतलब ये लग रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है, इमरान खान साहब जो है सदारती निज़ाम को सपोर्ट करेंगे फिर, क्योंकि आपने खुद कहा कि अभी हम जमहूरी निज़ाम की तरफ तवज्जो है। इस बात पे कोई ऑफिशियल हमारे कुछ स्पोक्स पर्सन को किस तरह की इंस्ट्रक्शंस नहीं है, ना ही हम इस तरह की सिटिंग हुई है, ना ही हमारी पार्टी की जो मेन एडवाइजरी बोर्ड है, और सीईसी जो न्यूली अनाउंस है, उसकी कोई मीटिंग हुई या इस बारे में कोई बात हुई है। तो मैं ये बात कबल अज वक्त होगी कि भाई इस तरह की बात है और पीटीआई इसकी हमायत कर रही है। मैं इनकार भी नहीं कर रहा और इकरार भी नहीं कर रहा। चलें, आपकी हुकूमत तकरीबन तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है इसको 3 साल से ज़ायद का अर्सा हो चुका है, 1.5 साल ऑलमोस्ट, जैसे आपने कहा कि ज़ाहिर पीछे रह ही गया हुआ है। तो 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियों के दावे बार बार हम देखते हैं कि खान साहब भी करते हैं, आपकी इंतज़ामिया भी करती है। नया पाकिस्तान हाउसिंग फेडरेशन की जानिब मेरा जाना हुआ नेफ्टा की जानिब, और वहाँ पे जो स्पोक पर्सन उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, लेकिन वो ब्रीफ ना कर सके कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में आखिर हो क्या रहा है। गोया कि प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी लोगों को इन्वॉल्व किया गया है, हाई राइज बिल्डिंग्स बनाने की बातें की जा रही हैं, बनाए भी जा रहे हैं। लेकिन जो मेरा सवाल उनसे भी था और आपसे भी ये सवाल है कि घर कितने लोगों को दिए, एप्लीकेशन का प्रोसीजर इतना लंबा उन्होंने किया हुआ है कि वो मेरिट पे आते 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 वही 6-7 महीने एक एप्लीकेशन के प्रोसेस में लग जाते हैं। तो लोगों को घर कब मिलेंगे? देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, ये इस तरह का जो प्रोजेक्ट है, हमने बैंकिंग जो सेक्टर को इन्वॉल्व किया। तो बैंक लोन ऐसे नहीं देते, ये कोई येलो का स्कीम नहीं है कि बैंकों को आप लोन दिलवा के दिवालिया कर दें और रिकवरी रेट जो 10% भी ना हो। इस तरह की तोहफे में देने वाली चीज तो है नहीं। हमने प्रैक्टिकली काम करना है,
बैंकों के पूरे जो ग्रुप्स हैं उनको हमने ऑन बोर्ड लिया। अब उनकी रिक्वायरमेंट्स अगर पूरी होंगी तो उसके बाद ही कर्जे दिए जाएंगे। हो सकता है ये प्रोसेस स्लो हो, लेकिन इतना सेफ प्रोसेस होगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को कोई बड़ा झटका नहीं लगेगा, और इस तरह जो बैंक्स हैं जो हेल्दी एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बाकी इतनी बात मैं जरूर बता दूं कि हो सकता है ताखीर हो इस प्रोसेस में, लेकिन पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बड़ी कामयाबी से जारी हैं। और यकीन कीजिए कि मैं खुद प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से मिला हूँ, और उन लोगों के साथ हमारी जो नशिस्तें हुई हैं वो भी इस चीज़ से मुतमईन है कि वो अपनी बड़ी बड़ी जो हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं वो लेके आ रहे हैं और पेश कर रहे हैं, और उसके ऊपर बैंक्स उनसे सीन जीम हो रही है, सवाल जवाब हो रहा है, और उसके बाद दे आर वेरी हैप्पी और वो बड़े खुश हैं कि भाई ये इतनी लो कॉस्ट पे लोगों को मिलेंगे और इसमें बैंक इन्वॉल्व है। आप देखेंगे जरूर कि हम इंशाअल्लाह अल अजीज अपने दौरे हुकूमत में इतना एक सॉलिड काम कर जाएंगे लीगल आईनी तौर पे कि ये जारी रहेगा, और जो नौकरियों का वादा है वो भी इन्हीं चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो डोंट यू वरी, इंशाअल्लाह मैं तो मुतमईन हूँ। आप यकीन कीजिए कि मैं तो वो शख्स हूँ, अगर इसमें अगर कोई चीज़ अच्छी ना नजर आए तो मैं एक नाकद की हैसियत से भी बात करता हूँ। लेकिन सो फार ये जो प्रोजेक्ट्स है बड़े कामयाब हैं, और इसमें लोगों को मिल भी रहे हैं, लोग इसमें बड़ी शिरकत कर रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी इसमें बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं, और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा कि लोगों को लो कॉस्ट पे सस्ते घर अपनी छत जो है वो जरूर मिलेगी, और नौकरियां भी इन्हीं से जुड़ी हुई। एक आखिरी सवाल आपसे चॉइस साहब करना चाहूँगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में रवां हफ्ते एक दरख्वास्त पिटीशन दायर करने की बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं। आज एहसन भोन साहब की जानिब से, जो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के भी, और उन्होंने ये दावा किया है कि ये जो 62(1)(f है, ये यकीनी तौर पर इस पर नज़रसानी की ज़रूरत है, कि इस पर नज़रसानी होनी चाहिए। गुज़िश्ता हफ्ते हमने थोड़ा सा पार्लियामान में भी इसमें थोड़ा शोर देखा कि अरकान असम्बली ने बाहर आके, क्योंकि मैंने खुद उनसे बात भी की इस हवाले से भी। तो ये फरमाइएगा कि ये जो 62(1)(f है, अब इसमें दो ज़्यादा फोकस जो है वो नवाज शरीफ साहब को किया जा रहा है कि वो फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन इसका फ़ायदा हमें नज़र आ रहा है कि जो जहांगीर तरीन साहब हैं वो भी उठा सकते हैं, क्योंकि वो भी ताहयात नाअहल हुए थे। तो किस तरह तहरीक इंसाफ की हुकूमत या तहरीक इंसाफ के रहनुमा किस तरह देख रहे हैं, बतौर शहरी चल अगर बात की जाए, आप किस तरह देख रहे हैं, क्या ये ऐसा कदम है या ये कदम गलत तौर उठाया जा रहा है? देखें जी, अगर आप कंपैरिजन अगर जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ का करेंगे तो इनफैक्ट मैं एक बात बता दूं कि जहांगीर तरीन बहुत अच्छे सियासतदान जरूर होंगे और बड़े कामयाब बिजनेसमैन जरूर होंगे, लेकिन उनका जो कंपैरिजन है आप नवाज शरीफ साहब से नहीं कर सकते। ये मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक स्पोक्स पर्सन होने की हैसियत से कहूँगा। देखिए, नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क को बड़ी बेदर्दी से लूटा है, इसी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मुजरम करार दिया, वो मफरूर की हैसियत से वहां बैठे हुए हैं। मुझे ये नहीं पता कि एहसन भोन साहब ने ये कहाँ से नई भूंडी जो है वो एक सोची है, और वो जाएंगे उसी सुप्रीम कोर्ट के पास जहाँ का एक मफरूर बाहर गया हुआ, और कहेंगे जी उसको आप इजाजत दे दें और वो चौथी मरतबा वजीर आजम बन जाए। तो ये तो फिर मेरा ख्याल है मासी बेड़ा हुआ, ये पाकिस्तान की सियासत ना हुई। और सुप्रीम कोर्ट भी जो सुप्रीम कोर्ट है जिसको हम सुपर और सुप्रीम मानते हैं, वो मेरा ख्याल है इस दरखास्त को काबिल समाअत भी नहीं करार देगी। ये कैसे हो सकता है, एक चोर लुटेरा और भागा हुआ मुल्क से लोगों और पर्चियों के ऊपर जमानतों से गया हुआ शख्स है, अब उसके लिए उसको रिलीफ दिलाने के लिए बात कर। जहांगीर तरीन उनके मुकाबले में क्या है जी? जहांगीर तरीन आए ना आए, वो सियासत में रहे या ना रहे, वो वेलफेयर का बंदा अपना काम करता रहेगा। लेकिन नवाज शरीफ ने आना है, जब भी आना है उस मुल्क को लूटने के लिए आना है। नवाज शरीफ ने जब भी आना है, यहाँ से बाहर भी जाना है, तो वहां जाके मदीना रोड के ऊपर उन्होंने फ्लैटों को फ्लैट और स्टील मिलें बनानी है, और जंग-ए-उहद के मैदान से लेकर एयरपोर्ट तक जमीनें खरीदनी है, स्क्रैप खरीदना है पूरा सऊदी अरब का। वो तो कारोबारी लोग हैं, वो तो जहाँ जाते हैं वो क्या समझते हैं, वो वेले बैठे हुए हैं लंदन में। तो आएंगे कब सर, वापस कब आएंगे चॉइस साहब, उनको वापस कब लाएंगे आप लोग? देखें, अब हुकूमतों की बात है, हुकूमतें काम कर रही हैं, हम भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय और सोच भी होती है कि उस मुल्क के बरतानिया को हमारे मुल्क के इस्तेहकाम से किया, या उसने अल्ताफ़ हुसैन को भेज दिया। जिन दिनों में अल्ताफ़ हुसैन की वापसी की बातें हो रही थी, मैंने बोला कि भाई ये तो पागल वाली सोच है, कौन चाहेगा, क्या बरतानिया चाहेगा पाकिस्तान स्टेबल हो? क्या बरतानिया ने जब इस मुल्क को छोड़ा था, सब कॉन्टिनेंट को, तो जो हमारे एक सीने के ऊपर एक
एक दाग दे के गया था कश्मीर का और दूसरा फलस्तीन का। ये क्या उम्मत मुस्लिमा का या पाकिस्तान की बेहतरी का वो काम करेगा? आई डोंट एक्सपेक्ट। बाकी नहीं आएंगे तो कुदरत का लेकिन आपने बड़ी जबरदस्त बात की है, मैं आपको सॉरी यहाँ इंटरप्ट कर रहा हूँ जी, आप अपनी उस जेल की जो सजा है उसको पूरा करें। और यहाँ देखो ना, इस धरती में लोगों ने मरने को भी तरजीह दिया है, जुल्फकार अली भुट्टो जैसे लोगों ने। तो ये भाग के बाहर बगौड़ों में और चोरों और डाकुओं में बैठ के पाकिस्तान को फिर लूटने का अगर ये सोचते हैं तो फिर उन्हीं की मर्जी है, अल्लाह ताला ही उनको हिदायत दे। मैं यहीं से थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा चॉइस साहब, क्योंकि आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, आपने फ़लस्तीन का इशारा भी किया, आपने कश्मीर की बात भी की, बरतानिया को आपने आड़े हाथों लिया सिस्टम को पूरी बात करते हुए। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान क्या इस चीज़ से फिर क्यों पूरी उम्मीद हमें नज़र आती है कि जी बरतानिया के साथ जो आपने प्रिजन ट्रांसफर्स की बात की हुई है कि जी यहाँ के मुलजिम देंगे, वहाँ से मुलजिम लेंगे, आपने अल्ताफ़ हुसैन का रेफरेंस भी दिया, इसहाक डार वापस नहीं आ सका, आपने बड़े वाज़ेह तौर पर अच्छा स्टैंड लिया है कि ये नहीं आ सकता, बरतानिया वापस नहीं करेगा, वो कभी नहीं चाहेगा पाकिस्तान जो है वो स्टेबल हो। लेकिन इमरान खान साहब जो कोशिशें कर रहे हैं पाकिस्तान का इमेज मजीद बेहतर करने के लिए, तो क्या उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है जो पार्लियामान में या हम उसके बाहर ये बार बार दावे सुनते हैं कि नवाज शरीफ आ जाएगा, तो पासपोर्ट भी उनका ख़त्म हो गया है, शेख रशीद दावे कर रहे थे बड़े बड़े। देखें साहब, मैं दो चीजें करता हूँ जब भी टीवी के सामने बैठता हूँ, तो अल्लाह को आज़म नाज़िर जान के अपने ज़मीर की बात करता हूँ, अपनी सोच की बात करता हूँ। पार्टी का स्पोक्स पर्सन होने का मकसद ये नहीं है कि जो भी एक बात कहेंगे इमरान खान साहब या असद उमर साहब, मैं कहूँगा जी या वाह बिल्कुल जी बहुत अच्छी है। मेरी राय है, मैं पार्टी के अंदर भी बैठ के ये कहता हूँ कि ये नहीं करेगा बरतानिया, आप ट्राई कर लें, ट्राई करने में क्या हर्ज है। बस मेरे सामने जनरल हमीद गुल ने कहा कि जिनके बारे में आज बड़े मकबूले लोग उनको पढ़ते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि इफ्तिखार लिख लो भाई ये बात, इमरान खान को जाकर कह दो, वो दीवारों के साथ टकरे मारेगा और इस निजाम को वो भी बदल सकता। तो मैंने कहा जी फिर कोशिश करना भी छोड़ दें। कहते हैं हाँ कोशिश करनी। तो यहाँ भी मैं ये कहता हूँ कि लिख लें, कभी बरतानिया आपके साथ वो काम नहीं करेगा और यूके आपके साथ वो काम नहीं करे जो आपके मुल्क की बेहतरी के लिए होगा। हाँ कोशिश करने में क्या हर्ज है, कर लें कोशिश। हम भी तो यार 60 साल से सियासत ही कर रहे हैं, हम भी तो लोगों को उठते बैठते हैं। सैयद मदूदी से लेके इमरान खान तक हमने कोई एक दिन नहीं होगा कि हम अपनी पॉलिटिक्स से बाहर रहे हो या जर्नलिज्म से बाहर रहे होंगे या सियासत से बाहर रहे हो। जी चॉइस साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगा क्योंकि बातें आप बहुत अच्छी कर रहे हैं और जाहिर है आप हकाइक से बरक्स बात नहीं कर रहे, आप हकाइक ही बता रहे हैं और लोग सुनना भी ये चाहते हैं जो हकाइक हैं बताए जाएं। तो फरमाइएगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को भेजा भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, बीमार थे नहीं थे वो तो मेडिकल रिपोर्ट्स थी, उन्होंने बताना था। अब क्योंकि मफरूर भी हुए हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ भी बातें मुकदमात करने की बातें की जा रही जो कि ज़मानती थे। लेकिन यहाँ मेरा सवाल यह है, हुकूमत ने बार बार चीख के कहा, फवाद चौधरी साहब ने, खान साहब ने, आपके मज़ीद और रहनुमाओं ने, हम लेकर आएंगे, हम ला रहे हैं, हम ये करेंगे वो। अगर इंतखाबात से कबल, जाहिर सी बात है अब इंतखाबात का साल अगला कहूँ तो गलत ना होगा क्योंकि कैंपेन करनी है, तो अगर इंतखाबात से कबल इस साल नवाज शरीफ साहब अगर नहीं आते हैं तो आप नहीं देख रहे कि ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान रह जाएगा इमरान खान साहब के उस दावों के ऊपर भी, जिसमें बार बार नवाज शरीफ साहब को भेजने के बाद ये कानून पास करवाने की बातें होती रही हैं। देखें लोग मेरा ख्याल में साकब इससे हट के दूसरी तरफ सोचेंगे। लोग ये सोचेंगे ये कैसा भगौड़ा था यार, ये इस मुल्क के 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहा और ये कैसा शख्स था कि जिसने मतलब जमानत और गारंटी के ऊपर 50 रुपए के ऊपर ये चला गया। अदालतों ने इसके ऊपर एतबार किया, लोग उसको ठग और लुटेरा कहेंगे। लोग उसको क्या कहेंगे कि जिसने जाने दिया इंसानी हमदर्दी के तहत, जिसने उसकी सेहत देख के ये कह रहे मैं मर गया, मैं लुट गया, मेरा सांस निकल जाएगा। मुझे एक एंकर ने कहा कि यार ये जेल में अगर मर गया तो क्या करेंगे? मैंने बोला हाँ ये वाकई बात सही है, इनको जेल में नहीं मरना चाहिए, इनको इलाज की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। उस वक्त की हालत देखे ना, आज से 2 साल पहले जब ये जाने की बात कर रहे हैं इन्हीं सर्दियों में, एक चैनल पे मुझे कहा गया क्या चाहेंगे आप? मैंने बोला जी मैं इन हालात में चाहूंगा कि उनको मौका दिया जाए, उनका इलाज होना चाहिए। इंसान बीमार हो जाता है और बीमार इंसान को इलाज जरूर होना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क के ऊपर उन्होंने 30-30, 35-35 साल हुकूमत की और कोई एक ऐसा हॉस्पिटल भी नहीं बना सके जहाँ पे वो अपना इलाज करा सके, तो लोग उनको बुरा कहें। नहीं, वो कैसे इलाज करवाएंगे? मुझे एक बात बताएं, यहाँ सवाल ये उठ रहा है, सॉरी मैं आपको दोबारा इंटरप्ट कर रहा हूँ, यहाँ सवाल जी मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। मरियम के अब्बा को जाए भैया इलाज कराएं जाके, और अगर वो नहीं आते तो फिर भी हम चॉइस साहब ये एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं क्योंकि नून लीग की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, क्योंकि जब बार बार ये सवाल किया जाता है कि जी नवाज शरीफ साहब का इलाज पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा, ऐसा कोई अस्पताल नहीं बनाया गया, लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में रहे कितने साल।
जब परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत आई आपके सामने, जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का तख्ता पलटा गया, उन्हें सऊदी अरब भेज दिया गया, तो सारी ज़िंदगी जो 8-9 साल जो थे वो वहाँ उन्होंने गुजारे, वहाँ उनकी ट्रीटमेंट होती रही, फिर वहाँ से लंदन चले गए। फिर जब पाकिस्तान वापस आए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के अदवार में जब ये शहीद हुई और उसके बाद ज़रदारी साहब की हुकूमत आई, फिर यहाँ केसेस बने, फिर वो चले गए। एक शख्स जो पाकिस्तान में रहा ही नहीं, तो उसकी तो टोटली मेडिकल रिपोर्ट्स और मेडिकल सिस्टम सारा तो है ही बाहर, अब वो यहाँ कैसे मेडिकल ट्रीटमेंट करवा सकता है? देखें, ये तो बात ही है, ट्रीटमेंट करवाने वाले करवा लेते हैं सर, जिन्होंने इस मुल्क से प्यार किया होता है, इस जमीन से प्यार है। ये पास ही है ना आपके अडयाला जेल, जहाँ पे जुल्फकार अली भुट्टो ने अपनी जान दे दी थी। क्या जुल्फकार अली भुट्टो को ऑफर नहीं हुई थी कि आप बाहर चले जाएं? क्या लीबिया के कजाफी ने ये नहीं कहा था कि हमें इसको दे दें? क्या फैसल ने उनको नहीं मांगा था? उसने कहा नहीं, आई विल नॉट गो। तो मतलब शाह फैसल के कहने के ऊपर दुनिया पलट जाती, कजाफी के कहने के ऊपर जियाउल हक कहाँ से इनकार कर सकते थे? लेकिन सर, जिन लोगों ने तारीख में जिंदा रहना होता है ना, वो इस तरह के काम करते हैं। और जो भगौड़ा कहलाना चाहते हैं, जो अपने साथ एक कालक मल के जाना चाहते हैं कि 70 साल से ऊपर क्या जी ले, आए ना इस मुल्क का यार करें रहा। हमने उनके लिए जेल नहीं काटी जद्दा में। मुझे कहने लगे आप मेरी वजह से तकलीफ में है, मैंने बोला हम अपने जमीर की वजह से अपने जेल में। बाकी जद्दा की जेल जी थी, मुझे पता है सरूर पैलेस में कभी किसी वक्त किसी सहाफी ने इतनी कोई मौका ही नहीं, फायदा ही नहीं हमसे उठाया कि उनके रोजो शब क्या थे, वो किन लोगों के साथ बैठते थे, कैसे लतीफा गोई करते थे। खाने मक्का होटल से आ रहे हैं, या ओजड़ी पालक वो बन के आ रही है जनाब अली मक्का मुकर्रमा में शहबाजुद्दीन भट्ट के घर से, और कहाँ से फिर वो अरशद अंसारी के मुलहमा से मक्का होटल वो शर्फिया से कहाँ से कैसे कैसे खाने फरमाइश हो। वो छोड़े सर, ये क्या जलावतनी है और क्या बातें, ये बाद में करेंगे, किसी दिन बैठेंगे 1 to 1 कुछ चीजें करेंगे। वैसे भी मैं इस बात का कायल नहीं हूं कि जिस शख्स के साथ रहे हो आप, उठे बैठे हो, एज ए जर्नलिस्ट भी बैठे हो, तो फिर उनकी छोटी छोटी चीजें बताना हम शुरू करें। हम तो एक मेजर बात करते हैं कि वहां रहे, कारोबार किया सर इन्होंने। इनकी अजीजिया स्टील मिल थी, फिर उन्होंने मुतब्बकानी ग्रुप को प्रॉफिट पे बेची, फिर उन्होंने जनाब पूरे सऊदी अरब के स्क्रैप के ठेके लिए, फिर उन्होंने जमीनें खरीदी, और जमीनें आपको पता है मल्टीप्लाई हो जाती हैं। और जहां भी चाहते हैं कि कारोबार करते हैं, और लोगों को कहते रहते हैं जी हमें पता। मेरे सामने शहबाज शरीफ एक दिन रोने लग गए जब उन्हें खबर मिली कि भाई साहिवाल में एक लड़की को हमला हुआ, और उस लड़की ने कहा है जी शहबाज शरीफ तुम कहाँ हो? उन्होंने कहा कि जो साहब मैं 7 बटनों किया कि 50,000 रुपए भेज दो। यानी हर रोने की भी, हर चीखने के भी पैसे, कीमत खरीदना, इसको छोड़े सर। अब आगे की बात करें, इमरान खान के अब दूसरे दौर की बात करें कि जब वो आएंगे और जो उनकी चीजें, जो शिकंजे में बंधा हुआ इमरान खान है, जब वो रहा होगा, तो फिर इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी के साथ, या किसी वो कहते हैं कोई सदारती निजाम आ जाए। मुझे तो सच्ची बात है कुछ समझ नहीं कि क्या आएगा, लेकिन हम तो इस चीज के ऊपर यकीन रखते हैं कि हमने काम किया। हमने डैम बनाने का वादा किया, 2 डैम हम आपको नेक्स्ट ईयर दे रहे हैं। हमने जनाब अली 10 डैमों की बात की है, दे आर ऑन प्रोसेस। हमने नौकरियों की बात की है, ऑन प्रोसेस। हमने जनाब अली मिलें लगाने की, कारोबार करने की, पीआईए को सुधारने की हमने बात की। अब आप देख लेना अब पीआईए आपकी सुधर चुकी है या नहीं। जेली पाइल्टो को निकाला, सरवर खान को गालियां मिली, आज जनाब अली दुनिया उसको सराह रही है कि पीआईए ने अच्छे काम कर लिए। ये जो हमारे काम है अच्छे, ये इंशाअल्लाह अजीज लोगों के सामने आएंगे। सेहत इंसाफ कार्ड, इलाज, हार्ट का, लीवर ट्रांसपोर्ट, किडनी ट्रांसप्लांट, ये आंखें, ये चीज, इलाज लोगों को, गरीब के पास जेब में 10 लाख रुपए इलाज के लिए, जो घर बेचता था वो इलाज कराता है। अब जो नुक्ताची हैं वो कहते हैं जी ओपीडी नहीं होगी। अब बाबा ओपीडी नहीं होगी तो ना सही, ओपीडी या 50 रुपए वाले डॉक्टर के पास जाके पैराडोल की गोलियां लिखवा लें। ओपीडी तो कोई आपका एक्सपेंडिचर नहीं है। खुदा की कसम करके कहता हूँ साकब सलीम कुरैशी कि जिस दिन ये पंजाब का सेहत इंसाफ कार्ड मिला, मेरे जैसा बंदा भी मुतमइन हो गया कि खुदा न खास्ता अगर हार्ट का मसला हुआ तो मैं जाके करा लूंगा। हमने तो अपनी जमीनें और प्लाट बेच बेच के सियासत की है यार। हम तो बात सोचते हैं, 100 दफा सोचते हैं कि इस्लामाबाद जाना है तो 1,500 रुपए का पेट्रोल लगाना है या नहीं लगाना। हमने तो इस तरह की सियासत तो पॉलिटिक्स की है। मर जाएंगे तो दुनिया कहेंगी कोई लोग थे यार नफीस, कुछ सारे सियासतदान नवाज शरीफ की तरह चोर नहीं थे, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने घर बार लुटाए और इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम किया। आज हमारे बच्चे माशाल्लाह कामयाब जवान प्रोग्राम से इस्तेफादा करेंगे। आज हमारी बच्चियां जो हैं वो जनाब स्कॉलरशिप लेंगी, हमारा किसान फायदे में आएंगे। अरबों रुपए आपकी
एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में वापस चला गया, लोगों की जिंदगी आसान होगी, ट्रैक्टरों की प्रोडक्शन, मोटर बाइकों की प्रोडक्शन, हम किस किस जगह तरक्की कर रहे हैं सर, हम उसकी बात करें। तो चढ़े लुटेरों को, खा गया मुल्क हराम का माल समझ के, शेरे मदर समझ के पी गए जनाब। हमारा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है कि फिड़क के हम मरना जाए जब इनका गंद देखते हैं, इनकी औलादें देखें, कद्दू जैसे लोग हैं, इनका बिलियंस और ट्रिलियंस के मालिक बने बैठे। मेफर के फ्लैट्स कहते नहीं हमारी जायदाद पर नहीं, और हमारी पाकिस्तान में भी नहीं, बाहर भी नहीं। झूठो लोगो, किस तरह के तुम काम करते हो, 1500 रियाल का दावा करते हो कैप्टन सफदर तुम, और किस तरह याशियां कराते हो, अपने बेटे की शादी अरबों रुपए लगाते हो, कहते हो फकीर। फकीर ऐसे होते हैं, आप जैसे होते हैं फकीर। भाई क्या बात करते हैं आप, छोड़े हम किसी अच्छे टॉपिक पे बात करें, कुछ पाकिस्तान की जो अचीवमेंट्स पे बात करें, हमारा अदालती निज़ाम है उसकी इस्लाह के लिए कुछ तजावीज़ दें, कुछ और लोगों की बेहतरी के लिए सोचें। ठीक है चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त आपने बड़ा अपना कीमती वक्त दिया हमें और तफसीलात से आगाह किया। गोया कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जैसे बार बार पीपल्स पार्टी दावे करती रही है कि तहरीक इंसाफ का फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, तहरीक इंसाफ नून और पीपल्स पार्टी पर दावे करती रही कि उनका फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसका बना और कौन सा ब्लॉक किस पार्टी में किसने शमूलियत इख्तियार की है। खबरें कुछ इस तरह की आ रही हैं कि सदारती निज़ाम लाया जा रहा है, उस पर वर्किंग की जा रही है, काफ़ी वक्त तैयार काम मुकम्मल हो चुका है। अब क्योंकि पाकिस्तान पहले ही दिन से जमहूरी निज़ाम पे चलता रहा है और यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक मामलात हैं उसी को ज़्यादा फ़ौक़ियत हासिल है। 58 भी जब से हमने देखा है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वापस किया, उसके बाद से एक बार फिर मुल्क में जो जमहूरियत है वो चलना शुरू हुई है। दीगर जमातें क्या कदम उठाएंगी, 27 फरवरी को क्या होने वाला है कि यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी सड़कों पर आएगी, धरना होगा, मार्च में मार्च होगा, हुकूमत घर जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।